इस एपिसोड में 25 स्टोरीज ऑफ 52 में हम आपको 52 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स के 25 प्राउड ऑफिसर्स की कहानियाँ बताएंगे। इंडियन एयरफोर्स की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही असाधारण कार्य है, लेकिन इसे करने वाले असाधारण कार्य के पीछे कई लोग होते हैं जो बड़े ही साधारण लोग दिखते हैं। आम जनता को जो अपने आप को बहुत साधारण समझते हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो असाधारण कार्य कर सकें, उनका ज़रूरी है कि इन कहानियों को सुने और उनसे मिले। तो हम 25 कहानियों में से पहली कहानी विंग कमांडर शिव प्रसाद की जुबानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तैयार? Hey Shiv, good morning. How are you? Great, definitely. It's nice to talk to your old colleague and erstwhile Air Force officer. आई जस्ट हैपन टू विजिट अ स्टोर। मैंने वहाँ पे एक ताश की गड्डी देखी और उसमें Mhm. 52 कार्ड्स थे। अरे वाह. और 52 से मुझे एक लिंक आया। इट मस्ट बी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। व्हाट यू थिंक अबाउट 52? Absolutely, because that was our course number. And whenever we refer, it is always 52. That number gives Josh. And absolutely, that whole of all the our course mate faces and our training and everything, whatever we work together in Air Force, everything flashes in front of you. And that's really the statement. The moment it comes, the number. क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे एईसी से क्या समझते हैं? So this 52 number is the 52 aeronautical engineer course we did together. सो व्हेन यू जॉइंड एयर फोर्स, वर यू द एरोनॉटिकल इंजीनियर डिग्री होल्डर दैट टाइम? No, when I joined, I was basically a mechanical engineer. तो इस Yes. तो Once इसका we join the course, हम्म। you get converted into aeronautical engineer. तो मतलब आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी और आपने जब एयरफोर्स ज्वाइन किया उसके बाद आपका कन्वर्जन हुआ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। That's correct. तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए केवल मैकेनिकल इंजीनियर ही ज्वाइन कर सकते हैं या दूसरी ब्रांच के इंजीनियर भी ज्वाइन कर सकते हैं? No, 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 no. It is not only mechanical engineers. The Air Force opens for all types of engineers, be it हम्म। civil, be it mechanical, be it electronics, all type of engineers. But definitely the electronics and the mechanical branch, they remain the main core branches to work in Air Force. And thereafter, as per the systems, as a requirement, Air Force, gives training on various systems and you are deployed on those systems. So you may be a mechanical engineer, but when you are posted to a fighter squadron, you will be heading a group of technicians or the number of technicians who are working in electronics field also, who are working in telecommunication also, who are working in mechanical also, who are working in structures also. So as an officer, you will lead all. So yes, the variety is there, but Air Force, teaches you or trains you for the job what Air Force want to get it from you. ओके, ग्रेट। आप जैसे फाइटर स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो मुझे बहुत सारे फाइटर्स दिमाग में आ जाते हैं। ऑडियंस ने शायद अपनी एक इमेजिनेशन बना ली होगी कि वो फाइटर स्क्वाड्रन में एक एयरफोर्स ऑफिसर्स के रूप में किस तरह से काम करेंगे। और स्पेशली अगर वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और उन्हें एयरफोर्स में सर्व करने का मौका मिलता है तो चारों तरफ अगर उन्हें फाइटर्स दिख रहे हैं तो कितना अच्छा लगता होगा कि देश के लिए उन फाइटर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो आपने अभी ट्रेनिंग के बारे में बात की कि ये जो मैकेनिकल हैं इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं ये ट्रेनिंग के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में कन्वर्ट होते हैं एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद। तो Correct. क्या आप ट्रेनिंग का बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, और ये टफ होती है या फन होता है, या किस तरह की ट्रेनिंग होती है और कितने समय के लिए ट्रेनिंग चलती है? Okay. So talking about training, broadly, you can divide that training into two parts. One will be, since it's armed forces, you will have to physically tough, fit and tough. So one portion is the physical training, and second portion goes into development of your degree or converting your degree into the way Air Force wants it from you. So now that is the professional training. So when you join as a graduate engineer, thereafter there is a training
So you will have a physical training to convert into the what do you call armed forces person or one military man. When you see the toughness, when you see the discipline, what you see, so that is the portion is part of the training. At the same time, there are lot many subjects which will be taught to you, which will be the latest in technology, latest in aviation, and all those sort of things. And so that you get hold of the things, you are aware of all the environment what you are working, and the general Air Force training as well, so that you remain aware of the all the administration as well as the other aspects also. Because when you join as a graduate engineer, you should be aware of other aspects as well, because you have to coordinate so many things along with the other branches and all those things. So as an officer in Air Force, it's something like that. You should be aware of everything. Yes, you will be specialized in one system, but you should be aware of other things as well. But when the time comes, then you have to be on a front physically fighting also. So you need to be physically fit. So that is the way the whole of the training goes. So your day can start maybe around 5 o'clock. During training, definitely there is no timing per se. You will तो remember that. I'm रोज sure सुबह you 5 बजे know उठना that. पड़ेगा, रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। 5 बजे तो मैं बोल रहा हूँ decent time हाँ हाँ। because it's a training. So there you cannot decide, define as a time. So during हम्म। training, you know how it works because it can be at midnight also, it can be early morning also, it can be there. It's fun, but at the same time, on a serious note, definitely to inculcate the discipline, there are initially certain things which are inculcated in your habits, so that the discipline becomes your part of your life. And towards that, definitely Air Force forces you to get into the officer mode. तो इसका मतलब हम जो जैन जी की लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, जहाँ पे वो जब सुबह उठने का समय होता है तब तो मैक्सिमम लोग सोते हैं, तो आई थिंक एयरफोर्स उसको एक बड़ी हेल्दी लाइफ स्टाइल दे देता है कि आप डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, और साथ साथ में आपको एविएशन का एकेडमिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। करेक्ट। Of course. यस। That is true. Because जैसे एक टिपिकल डे अगर आप सोचो तो उसमें आपका 5 बजे से आपके डे की दिनचर्या शुरू हो जाती है, आप उठ जाते हो, एंड देन बाय 5:30 यू आर ऑन द प्ले ग्राउंड, 5:30 to 6 to do your parade and early morning physical fitness work. Thereafter you can go for some sports or something like that for half an hour, 45 minutes, come back, get freshen up, and by 8:30 you go back to the classes where you do the regular classes, the professional classes. Thereafter, again, in between there will be a lunch break. Afternoon, certain different personality traits trainings or the classes itself. Evening, again, when you have a cup of tea and all that, you will have a evening sports and other aspects. Now, so if you see as a whole dincharya, it is fit into a certain pattern. So over a period of time, that pattern becomes your way of life. And once you adopt to that way of life, definitely you will not say that I don't have time. You will finish the job, whatever is given to you, and somehow you will find the time for every activity. मुझे Because सबसे after अच्छी बात such a rigorous day, evening again. तो सबसे Yeah. अच्छी बात ये लगती है मुझे कि अगर आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन रहे हैं तो आप केवल काम ही नहीं कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में भी उसी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। मतलब कुछ टाइम आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स डेली खेलेंगे, आपकी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वो पार्ट होगा जो कि सर्विस का पार्ट होगा, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, वो बड़ा एफर्टलेसली हो जाएगा। तो आपने भी बताया कि ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरी ब्रांच के ऑफिसर्स हैं या दूसरी ब्रांच के काम हैं, उनके साथ भी जानकारी दी जाती है किस तरह से उनके साथ समन्वय बिठाना है। तो वो दूसरी ब्रांचेज और कौन कौन सी हैं जिनमें इंजीनियर्स को उन ब्रांचेज के साथ कोलैबोरेट करना होता है? ओके, सो अगर ब्रॉड ब्रांचेस का अगर डिवीजन आप देखोगे एयरफोर्स में, तो इट इज अ फ्लाइंग ब्रांच, देन इंजीनियरिंग ब्रांच, देन यू हैव अ अकाउंट्स ब्रांच, you have a administrative branch, and then you have a air traffic controller branch. Then ओ। you have a few officers at the stations as a education from the education branch, but you can always consider them under Adam stroke ATC.
So it's But a totally broadly, total collaboration with lots of functions and branch holders, correct? yes, and everybody will have a different area of work. So अपने अपने area of work में they will be working. अच्छा, आपने मुझे बताया कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग के बाद अलग अलग सिस्टम में ट्रेंड होते हैं, तो आप कौन से सिस्टम में ट्रेंड थे? Okay, so after my initial training, I was trained on fighters. Those days, MiG-21s were the backbone of Air Force, and I was trained on MiG-21 Type 75. Thereafter, when I got selected for flight test engineering course, thereafter I worked on all type of rotor crafts, be it for flight testing, be it for induction, or be it for certain evaluations. So then तो, all the rotor crafts as well as armaments I worked on. तो इसका मतलब जो इंजीनियर्स होंगे कुछ फाइटर्स में ट्रेंड होंगे, कुछ हेलीकॉप्टर्स में, ट्रांसपोर्ट्स में, रेडार्स में, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब अलग अलग क्वालि ट्रेनिंग के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अलग अलग सिस्टम में काम करेंगे। Correct. So, if you have suppose a number of 100 engineers in a course, definitely all hundreds will not be working on the same system because Air Force requirement is huge. Air Force possesses so many varied systems. Like aircraft is one portion, but along with that, you require communication systems, you require radars, you require ground testing centers, you require even the people required for training the trainers. So all those sort of things are need to be taken care by the same officers. So you are trained on various specialized courses. Now the basic engineering training has happened, but thereafter you are trained on a specialized systems or aircrafts, and you continue working on those aircrafts or systems and give the best from your side to the Air Force. सुपर। तो आपने मुझे बताया मिग 21 की ट्रेनिंग के बाद आपने फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग कोर्स किया। तो फ्लाइट टेस्टिंग से मतलब आप फ्लाइंग ऑपरेशंस के अंदर भी इन्वॉल्व थे, आप एयरक्राफ्ट फ्लाई भी करते थे? Yes. So I'll just tell you small in a very simple language. The हम्म। whatever the systems or aircrafts are inducted into Indian Air Force. हम्म। Now those are required to be tested or certified by some agency, physically flown in the air हम्म। and cleared, or whether it is suitable for the aircraft or system. That system, somebody will have to decide, and that is a job being done by test pilots and test engineers. So होता क्या है कि इसमें आप जो भी नई सिस्टम आप एयरक्राफ्ट पे लगा रहे हो या इंटीग्रेट कर रहे हो, या फिर जैसे हम नए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदा हमने, सो ना उसके सर्टेन स्पेसिफिकेशंस है। अब ओईएम ने तो बता दिया कि ये इस तरीके से होगा, या जब इंटीग्रेट कर रहे तो डीआरडीओ या इसरो साइंटिस्ट ने या एचएल ने बोल दिया कि ये इस तरीके से काम करेगा, लेकिन आप ग्राउंड का और एयर का एक्चुअल फ्लाइंग का एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट। नाउ द एवरीथिंग फ्रॉम द एयर कैन नॉट बी replicated on ground, so it has to be, even if it is written on a paper, you will have to take it in air, test it and do एनडी प्रोजेक्ट्स जो पहले कभी फ्लाई हुआ ही नहीं है, सो फर्स्ट टाइम उनको फ्लाई करना है, बट somebody will have to take that risk and do it. So how it happens? No, so those type of systems, one flight test engineer and test pilot, they decide on a ground, analyze it, take certain calculated risk, go for the incremental approach. Both of them go for the flying. तो इसका मतलब इंजीनियर्स एक जो पायलट्स नहीं बन पाए या जो पायलट्स का लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उनके लिए एक ओपनिंग, एक तरीका है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन के कि वो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और अपना इंजीनियरिंग प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। I will add to it. हम्म। It is not only flying experience or engineering experience. It is much more than that. Like a flight test engineer becomes a half pilot after doing a FTC course, or the हम्म। pilot who is a test pilot, he becomes the half engineer after doing the flight test pilot course. So what I am trying to tell you is that it is not only the flying per se, but flying with such a caution, and before and after flying, getting that due diligence and taking that calculated risk, which is a full of thrill, that you prepare something and when you go and when you see the results, sometimes it will be so disappointing that you had decided and thought that okay, it will go like this, and suddenly you see that there is some different type of results are coming out. So it's a both ways mix one.
But in whole of those things, you cannot go casually. It is always a very, very high risk involved. And that is the reason why I was telling that it is much more than only तो the flying or only the engineering portion. It आप is a कोई much more than that. कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जहां आपको लगा कि ये एक बहुत रिस्की जॉब था और आपके इन्वॉल्वमेंट के कारण एयरफोर्स में और देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो, या जो लोगों को जनरली पता ना हो और जो आप शेयर करना चाहें जिसे वो जानना चाहते हो? Certain ISRO projects. Now that already that project is already in media as well as it is already a known project. Re-entry launch vehicle, what the ISRO is developing. Now, when we are testing it, there are so many new things we have advised, and even for the scientists who were working together, it's a teamwork. There is no doubt. But there are so many things. Being a scientist, those people were not aware, though they are going into the space and all that. But really, when you are taking some machine at a 3.5 kilometer altitude and flying there, that machine, and which they are planning to get it back. इसका मतलब एयरफोर्स इंजीनियर्स को इसरो प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करने का भी मौका मिलता है? Yes, absolutely. So Oh. the test pilots and test engineers, what they're doing, they are working along with the DRDO scientists who are developing the new systems and all that, which are going on the aircraft, whether they are developing armament, whether they are doing developing systems. So all that, whatever is going on aircraft, you are part of it. At the same time, with ISRO, you have a different type of role, because even if, I mentioned one project, there are so many those type of projects. But one project where re-entry launch vehicle. Now, when that launch vehicle is coming back to the in a Earth's this thing, so it has to come and land back. Now, for landing back, it has to land on a runway. Now, when it is coming back and landing on a runway, now the aviation comes into play. Now, whole of the aircraft structures comes into play. Whole of the aerodynamics comes into place. And here is a key role from your side that you can contribute on those type of projects. So you get a exposure to, all type of development. That's why I said flight test engineer and test pilots. So this type of, especially the risky or first time jobs, and especially the research and development, that where your involvement, Air Force involvement is always there. मेरे हिसाब से कई इंजीनियर्स ने आपकी इस बात को सुन के अपने सपने आकाश नहीं अंतरिक्ष तक ले गए होंगे कि वो ये सपने अंतरिक्ष तक को छू सकते हैं। मतलब जनरली एक इंजीनियर्स के लिए केवल इतना ही सोचना होता है कि वो कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रहे हैं। इस तरह का काम किसी इंजीनियर के लिए आई थिंक ये एक अलग अलग अनुभव है और एक एक्साइटमेंट वाला वर्क है जो कि आपको बिल्कुल एक नई दुनिया में ले जाता है। Absolutely, absolutely. थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट मुझे भी एयरफोर्स में सर्विस करने के बावजूद भी ये नहीं पता था जो आपने आज बात शेयर करी है कि री एंट्री लॉन्च व्हीकल के बारे में भी एयरफोर्स इंजीनियर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसरो के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा, आप मुझे बताइए, कॉरपोरेट के अंदर काफी प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है, तो आपकी बातों को सुन के लग रहा है कि हम काफी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। और मैं आपका बायोडेटा पढ़ रहा था, आपने प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपीरियंस लिया है, तो किस तरह का प्रोग्राम मैनेजमेंट एयरफोर्स में होता है जो कि बाहर की दुनिया से सिमिलर होता है या बेटर होता है? किस तरह का प्रोग्राम मैनेजमेंट रहता है? Like I was handling a 4.2 billion US dollar project, C-17 Globemaster. Now, if you talk about the project, as a joint director, I was handling, but now whole of the responsibility comes on you. Definitely, there are so many people working under you. At the same time, there are so many people guiding you. But the key point remains you. So you are the one who is initiating, or the failure and success, is on your head. So now, if you compare that outside world, ki 4.2 US dollar project handled by one officer, young officer, who is working as a joint director, it's a different thing. If you just calculate, because outside world, everything is calculated into the numbers. No, you just convert that number, and at the same time, parallelly, I was handling a BrahMos project as well as the Apache project. Now you add those again, 1 + 1, 2 billions further. So $6-7 billion US dollar projects, one person in handling. But now within that project,
Now, when you are coordinating with US government officials, you are coordinating with the corporates like Boeing headquarters, at the same time at working level as well. Then you are coordinating with the station authorities within Air Force and across the branches, because you require certain maintenance, certain trainings, certain flying establishments. At the same time, you are working with the CPWD from the civil side also, because you require to have the infrastructures development for this type of new system coming in. Now, when you are getting these type of systems, you require so many people to go for a training. They need to be trained on the systems as well as the aircrafts as well. So now you are, coordinating with your visa and other authorities as well. So now with the US embassy, you are coordinating those things also. So there are multiple aspects you are coordinating. So I don't think it will be directly, you will be able to directly compare that with the outside world, but it is a much more multifaceted works together you are doing in a single shot. Only thing you will not be able to, probably you are not using those type of jargons outside what is used, and that is the reason probably recognition will be I'm not sure, but those type of things in a comparison of corporate words, if you actually put those words parallelly here, then I think the officer in Air Force, especially while working in headquarters or the any corporate office in Air Force, will have a much more than what you see only outside. अच्छा, लोग ये समझते हैं कि जब आप मिलिट्री सर्विस में जैसे एयरफोर्स में हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आपने अपनी सर्विस के दौरान देश के अंदर और देश के बाहर कहाँ कहाँ काम किया? Yeah, this is actually a touchy subject for all the people outside. यार यार हर 2-3 साल में पोस्टिंग हो जाती है, so stability is not there. That is, I mean, there are two different ways. I look in a different way. That is the way Forge or Air Force gives you opportunity to see whole of the India. Now, every 2-3 years when you travel, I have worked in a Northeast in Tej Force. I worked in a Bareilly. I was posted to Ambala. I was posted even down south in Bangalore. I was posted to Delhi. Now, wherever you are posted, now you live there for 3 to 5 years. You become a part of that local community. You go around, see the world around, how the local vibrancy is there. Now, if you see in that way, now your kids also, they also get, used to these type of different environments. So if you see in a total package, I take it in a different way. Definitely, it's a pain when really posting comes. Certain times your kids are in a critical years of maybe 10th or 12th or those type of things, and your posting comes, or घर just set up हुआ है, अभी अभी quarter मिला था, set up हो गया था, and now posting comes and suddenly you have to move out. So certain yes points will be there, but we can always take the positive side of it. That with that you get to see the whole of the country and get to work with so many variety of people. Now, the moment you are posted to the new station, now you are working with the whole new set of people. Now, just imagine the type of exposure or experience you are getting with the type of different psychological. See, broad setup will be the same for Air Force, but then every individual will have a different, facets of his or her own lives and the way they behave. So you get a huge experience. So definitely it's a good thing. I take it that way. तो अगर आप एयरफोर्स में नहीं होते तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आप मिस कर जाते? Actually, it's a difficult question because the moment you come inside Air Force, I think you stop thinking about the other things, because Air Force gives so much, the quality of life, the type of friends like you, the type of things around. I mean, you don't have a what do you call? जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास खाली समय है ही कहाँ जो तो आप सोचोगे कि यार ये क्या है, because you are involved in some or the other activities. At the same time, there are so many variety of programs will be happening. Certain times there is a cultural program, certain times those are vibrant parties will be happening in your messes, and there will be certain activities happening. So your
wife is also involved and all that. So generally, by and large, you remain, active in whole of the service. Quality of life is definitely a different at different level when you are in Air Force. I have so many friends outside. They have a lot of money. They are earning good package and all that. But when I interact with them, or certain time we sit together, discuss plus minuses and all that. So most of them will have the the tone that yes, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ खाली है. मतलब खालीपन Exactly. होता ही नहीं है। मुझे लगता है जैसे Yes. एयरफोर्स में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा कमीशनिंग मिलती है, आपके नाम के आगे एक रैंक लगता है, जैसे आपके नाम के आगे एक विंग कमांडर लगा हुआ है। ये बाहर आपको नहीं मिल सकता है, वो रैंक बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरी बात जो Absolutely. मुझे याद आती है, एक एयरफोर्स ही ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया की ऐसी कोई दूसरी सर्विस नहीं है कि आप काम भी पूरा करें और अपनी परिवार के साथ एंजॉय भी पूरा करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी भी लगता है। और आपने मैसेज के अंदर डांस की बात करी, आई थिंक मूवीज के अंदर भी दिखाते हैं, वो एक इमेजिनेशन रहता है कि आपकी लाइफ में वो एक एक डिफरेंट रंग है जो कि एयरफोर्स आपको प्रोवाइड करती है, जो बाहर नहीं मिल पाता शायद। यस, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने हम्म। बताया कि जैसे मैसेज का एंजॉयमेंट बोलो या द वर्क बोलो या फिजिकली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ फ्रंट, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इवन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आल्सो. देयर आर सर्टेन टाइम्स आई रिमेंबर दैट फॉर ऑलमोस्ट फॉर 20 years, 20 hours वी आर जस्ट वर्किंग एंड हमें याद भी नहीं आया कि अरे मतलब हमने खाना नहीं खाया है. So those type of involvement will also be there. But when you are doing, यहाँ पर वो दिखावा नहीं है. हम्म। तो जैसे आप मैसेज की बात करो तो तुम्हें पता है कि सब आपके कलीग्स ही है एंड यू आर एंजॉयिंग विद देम. सो वहां पर वो कोई मतलब क्या बोलते हैं ना, सम टेम्पररी चीज नहीं है. हम्म। एवरीबडी इज ऑनेस्ट. So the honesty which is from inside it comes up, whether it's a enjoyment, whether it is a hard work, whether it is helping each other. Now I will tell you, certain times you go on a posting, you don't have anything because your luggage has not come from outside. And I tell you, matlab, almost for 10 days, we don't eat at home. Look, kids and wife and everybody as a whole family, every day in the evening, some of the officer will be calling you at home for dinner. No, you are having drinks, dinner, and next day again, morning, you are available for the work. The day you are supposed to join, same day in the early morning, you या are up and in a uniform. मुझे लगता है एयरफोर्स की यूनिफॉर्म जैसे ही हम देखते हैं, स्क्रीन पे भी देखते हैं कि आदमी का अपीयरेंस और ऑरा बिल्कुल बदल जाता है। जैसे आप वो एक रिबन लगाते हैं, कैप पहनते हैं, तो एक आपके लुक्स एकदम चेंज हो जाते हैं। आपको यूनिफॉर्म में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? यूनिफॉर्म इज अ पैकेज. तो हम्म। उसमें एक चीज अच्छी करके नहीं है. दैट होल ऑफ द यूनिफॉर्म, उसका एक अलग ऑरा है. फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एक साधारण इंजीनियर भी असाधारण इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्यों को कर सकता है. इस तरह की कई कहानियों को हम आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे. आप तैयार रहिए कि इन 25 कहानियों में नए 25 आयामों की जानकारी आपको मिले. थैंक यू वेरी मच.